प्यारे दोस्तों, आज हम समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यष्टि एवं समष्टि दो शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम 1933 में प्रोफेसर रेगनर फिशर ने किया था। उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक विश्लेषण के दो शब्द हैं, व्यष्टि एवं समष्टि। अर्थशास्त्र में विभक्त हो गए हैं। ये दोनों क्रमशः मानवीय आर्थिक व्यवहारों की व्यक्तिगत एक इकाई एवं सामूहिक यानी समग्र आधार पर व्याख्या करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ होता है माइक्रो का अर्थ होता है छोटा या सूक्ष्म अथवा एक इकाई। परिभाषा: सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसी विषय सामग्री के एक शाखा के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है। उदाहरण के लिए किसी जंगल की एक वृक्ष किसी जंगल में एक प्रकार के वृक्ष से प्राप्त जानकारी एक प्रकार की सूक्ष्म जानकारी कहलाएगी, वो सूक्ष्म कहलाएगा। प्रोफेसर बोल्डिंग ने कहा था, व्यष्टि अर्थशास्त्र विशेष फर्मों, विशेष परिवारों, विशेष कीमतों, आय, मजदूरों एवं व्यक्तिगत उद्योगों एवं विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र एक विशिष्ट यानी पर्टिकुलर या इकाइयों का अध्ययन कहलाता है। इसी प्रकार प्रोफेसर हेंडरसन है, क्वांट ने भी परिभाषा दी। उन्होंने कहा, व्यक्तियों तथा व्यक्तियों की सुनिश्चित समूह की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन ही व्यष्टि अर्थशास्त्र है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के भी तीन रूप हैं: व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण, व्यष्टि आर्थिक स्थिति की, व्यष्टि आर्थिक तुलना स्थिति और व्यष्टिगत्यात्मक या पारवैगिक स्थिति होती की। सर, व्यष्टि का जो क्षेत्र है, उपयोग जो व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र है, यह इसकी प्रमुख शाखाएं हैं या इसके भाग हैं। उपभोग के सिद्धांत है, उत्पादन का सिद्धांत है, वस्तु कीमत सिद्धांत है, साधन कीमत सिद्धांत है, आर्थिक कल्याण का सिद्धांत इत्यादि का अध्ययन करते हैं। इसकी व्यष्टि अर्थशास्त्र की उपयोगिता और महत्व है। उसकी व्यष्टि अर्थशास्त्र की उपयोगिता और महत्व समष्टि से जुड़ी हुई है। अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र का आधार है, अर्थात बिना व्यष्टि की समष्टि का अस्तित्व संभव नहीं है। दूसरा ये कह सकते आर्थिक समस्याओं के समग्र अध्ययन में सहायक होती है। तीसरा हम कह सकते हैं व्यक्तिगत इकाइयों की समस्याओं के समाधान का विशिष्ट एवं स्वतंत्र अध्ययन के रूप में व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय नीतियों की निर्धारण में एक मार्गदर्शक का कार्य करती हैं और उनके मूल्यांकन में सहायक होती हैं। जितनी भी राष्ट्रीय नीतियाँ होती हैं वो राष्ट्रीय लेवल पर, समग्र लेवल पर लागती तो हैं, परंतु उनको व्यक्तिगत पर कार्य करना पड़ता है। हर अपनी एक इकाई होती है, उसके रूप में उनकी जांच की जाती है कि उसे है या नहीं है। अगला, ये आर्थिक कल्याण की जांच एवं अर्थव्यवस्था की जटिल कार्य प्रणाली को समझने में सहायक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की कुछ सीमाएँ भी है दोस्तों। व्यष्टि अर्थशास्त्र पूर्ण प्रतियोगिता एवं पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। न तो कोई पूर्ण प्रतिस्पर्धा है, न कोई पूर्ण रोजगार है, सब जगह मिक्स है, मोनोपोलिस्ट चल रहा है। एकाधिकारात्मक व्यवस्था नहीं चल रही है, एकाधिकार नहीं है, एकाधिकारात्मक व्यवस्था चल रही है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान नहीं होना। व्यष्टि अर्थशास्त्र के बहुत से निष्कर्ष समष्टि अर्थशास्त्र से मेल नहीं खाते। जैसे बचत करना है, व्यक्तिगत अच्छा है, परंतु सामूहिक रूप से बचत करेंगे तो देश में निवेश कम हो जाएगा। जैसे किसान के लिए अधिक उत्पादन होना, उसके लिए व्यक्तिगत फायदेमंद हो सकता है। अगर सारा उत्पादन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अति उत्पादन हो जाएगा, उनकी कीमतें नहीं मिल पाएगी। इस प्रकार से जो व्यक्तिगत स्तर पर ठीक है, परंतु समष्टि स्तर पर मेल नहीं खाता है, इसको विरोधाभास कहता है। इसका पैराडॉक्स है। ये राष्ट्रीय एवं विश्व स्तरीय आर्थिक समस्याओं के अलग से के लिए अनुपयुक्त, जैसे राष्ट्रीय आय में धन का वितरण कैसा हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसा हो, इत्यादि चीज़ों को ये समझा नहीं पाता है। अब समष्टि अर्थशास्त्र को मैक्रो का शाब्दिक अर्थ बड़ा यानी व्यापक। परिभाषा: समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें चरों अथवा मात्राओं के आर्थिक व्यवहारों का कार्य संचालन का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र के व्यष्टि चरों में योग अथवा समाकलन से समष्टि चर अथवा राष्ट्रीय योग, महायोग बनते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं समग्र का योग होता है, अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र होता है, अर्थात योगों का योग होता है। इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र के समग्रों का अर्थशास्त्र भी या सामूहिक अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार कहा था कि समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्ति इकाइयों का ज्यों का त्यों अध्ययन नहीं करता, बल्कि उनके समग्रों का, व्यक्तिगत आयों का ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय आय का, व्यक्तिगत कीमतों का नहीं बल्कि सामान्य कीमतों का, व्यक्तिगत उत्पादन नहीं बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन का, अतः समग्र का अध्ययन करता है। इसी प्रकार प्रोफेसर एकले ने भी ये कहा है कि ये समष्टि अर्थशास्त्र हैं, ये उन पेड़ों जिनसे जंगल बना है उनका नहीं, पूरे जंगल के आचरण, पूरे जंगल का अध्ययन करता है। समष्टि अर्थशास्त्र के जो प्रणेता थे या उसका उद्गम हुआ था, प्रोफेसर माल्थस का आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का जन्मदाता कहा जा सकता है।
और प्रोफेसर केन्स को इसका सबसे प्रमुख प्रणेता या समर्थक माना जा सकता है, जिसने 1930 की मंदी के बाद समष्टि अर्थशास्त्र को बहुत आगे बढ़ा दिया। सन 1930 की विश्वव्यापी मंदी ने व्यष्टि अर्थशास्त्र की विश्वसनीयता की पोल खोल दिया, अर्थात उसके सारे सिद्धांत फेल हो गए थे, धरातल पर नहीं थे। इससे समष्टि आर्थिक विश्लेषण की लोकप्रियता का द्वार खुल गया। सन 1936 में प्रोफेसर केन्स ने द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के प्रकाशन के पश्चात प्रोफेसर टिक्स है, लियोर्नो ट्रिप्स है, फ्रीडमैन है, शुम्पीटर है और माइकल्स इत्यादि अर्थशास्त्रियों ने समष्टि अर्थशास्त्र में उनकी जो उपयोगिता थी उन्होंने बढ़ाई और इसके समष्टि अर्थशास्त्रीय विकास में कार्य किया। समष्टि अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है तो वो बिल्कुल व्यष्टि अर्थशास्त्र से थोड़ा सा बढ़कर उनका दायरा बड़ा हो जाता है, जैसे कि आय रोजगार का सिद्धांत कहलाता है, सामान्य कीमत कहलाती है, आर्थिक विकास के सिद्धांत कहलाता है, वितरण के सिद्धांत है, इत्यादि सिद्धांतों का अध्ययन अपन समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं, जो पूरे राष्ट्र से जुड़े हुए होते हैं या समग्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र की आवश्यकता क्या है, उसका महत्व क्या है, आर्थिक नीतियों के निर्धारण में सहायक होती है। जैसे सामान्य बेरोजगारी, राष्ट्रीय आय, आर्थिक विकास इत्यादि में जो नीतियाँ बनाते हैं वो जो समष्टिपरक होती है, समग्र होती है, राष्ट्रीय होती है, एक फर्म या एक उद्योग या एक व्यक्तिगत नहीं होती है। आर्थिक नियोजन एवं समष्टि अर्थशास्त्र में भी होता है। जो आर्थिक नियोजन करते हैं हम पूरा राष्ट्र का, वो समष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट होता है। जो नीतियाँ बनती है वो राष्ट्रीय व्यापी होती है, एक क्षेत्र विशेष या एक भौगोलिक क्षेत्र विशेष या एक एरिया विशेष या एक राज्य विशेष या एक फर्म विशेष नहीं होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए भी समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन होता है, अर्थात बड़े इकाई को पढ़ेंगे तब अब छोटी जान पाएंगे, तो उसके लिए भी ज़रूरी होता है। समग्र या सूक्ष्म के अध्ययन के लिए आर्थिक प्रणाली की जटिलता को समझना जरूरी होता है। समष्टि अर्थशास्त्र की व्यष्टि की तरह समष्टि की भी कुछ सीमाएँ, लिमिटेशंस हैं। पहला है, समष्टि अर्थशास्त्र में जोड़ का परिणाम निकालने की प्रक्रिया बड़ी जटिल होती है। जोड़ा का जोड़ होता है तो अर्थात इसका जोड़ का निकालना बड़ा ही जटिल होता है। भ्रामक परिणाम निकाले जाने का भय होता है। भ्रामक मतलब त्रुटिपूर्ण होते हैं, जिसके अंदर एक प्रकार संदेह पैदा करता है, जो हमें कई प्रकार के सोचने पे मजबूर करते हैं। विशाल इकाइयों का आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने में कठिनाई होती है। आंकड़ों तथा संकलन संबंधी कठिनाइयाँ होती है। इसमें कुछ प्रकार की संरचनात्मक भ्रांतियाँ होती है, जिसको समष्टिगत या समष्टि मूल्य विरोधाभास भी कह सकते हैं। जैसे हमने पहले भी कहा था, व्यष्टि में जो चीज़ लागू नहीं होती है। उसी पर प्रोफेसर बोल्डिंग ने कहा कि समष्टि मूल्य विरोधाभास का वर्णन किया है। प्राय कई ऐसी उदाहरण मिलते हैं जिनसे जो बात एक अंश यानी एक इकाई के लिए सही होती है, परंतु समग्र के लिए सही नहीं होती है। उनको समष्टि मूलक विरोधाभास या समष्टिगत विरोधाभास भी कह सकते हैं। इसको जोड़ संबंधी भ्रम भी कह सकते हैं। जैसे हमने कहा था, बचत व्यक्तिगत अच्छी हो सकती है, परंतु समग्र रूप से बचत अच्छी नहीं होती है। उसी प्रकार व्यष्टि और समष्टि में अंतर, व्यष्टि और समष्टि में अंतर मूल रूप से इनके 4-5 अंतर हैं। पहले व्यष्टि और समष्टि में अंतर है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक व्यवहारों का या कार्यकरण का अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र सामान्य एवं समग्र आर्थिक व्यवहारों का कार्यकरण का अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटे टुकड़ों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, एक इकाई के रूप में किया जाता है, परंतु इसके अंदर पूरा एक पिंड का पिंड अध्ययन करता है, पूरा एक समग्र का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि में व्यक्तिगत अर्थशास्त्र कहलाता है और ये समष्टियों का अर्थशास्त्र कहलाता है। इससे कीमत सिद्धांत भी कहता है व्यष्टि अर्थशास्त्र को, और समष्टि अर्थशास्त्र को आय का सिद्धांत कहता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को आंशिक संतुलन विश्लेषण भी कहते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र को सामान्य संतुलन विश्लेषण भी कहा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत का अध्ययन करता है, ये सामान्य कीमत का अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र नाशवान का अध्ययन करता है, जैसे व्यक्ति, उपभोग, परिवार, जबकि जो समष्टि अर्थशास्त्र अनाशवान का अध्ययन करता है, जैसे राष्ट्र या देश से सदैव विद्यमान रहेंगे, जो व्यक्तिगत इकाई खत्म हो जाएगी। ये बड़े चित्र का एक छोटा रूप होता है और ये पूरा समग्र चित्र होता है। ये आर्थिक नीतियों का मूल्यांकन की दृष्टि से बहुत उपयोगी होती है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक नीति निर्माण में उपयोगी होती है। समष्टि अर्थशास्त्र में परस्पर संबंध भी है। व्यष्टि समष्टि दोनों एक दूसरे से पूरक है, दोनों सहयोगी हैं, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। थैंक यू दोस्तों।